सॉरी, इलेक्टोरल रोल से शुरू करना था ना। इलेक्टोरल रोल फॉर लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस के लिए आपका कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करता है। ये हमने पहले ही बात कर ली थी इस पे, ठीक है। और जो भी 18 ईयर्स का होगा उसे जो है आपका वोटिंग राइट मिलेगा। वोटिंग राइट 4 आधार पे बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेस, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन, इन बेसिस पे नहीं किया जा सकता किसी को भी वोटिंग राइट से डिवा। अब अगला आता है रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो याद रखेंगे, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। और रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दिया हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में। पीआरए 1951 में रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दिया हुआ है। इसका सेक्शन भी हम याद रख सकते हैं, 19A, ठीक है। पीआरए 1951 के 19A में जो है रिकॉग्निशन दिया हुआ है। दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक वन इज नेशनल, स्टेट, अनदर आर स्टेट। नेशनल और स्टेट, दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती है, नेशनल और स्टेट। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, ठीक है, आपके 6% वोट्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वोट्स नहीं, हम यूज करेंगे बैलेट वोट्स। उस रिलेटेड स्टेट में होने चाहिए या तो लोकसभा के इलेक्शंस में या विधानसभा के इलेक्शंस में। लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शंस में कोई भी पार्टी अगर रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए उसी रेस्पेक्टिव स्टेट की बात करेंगे क्या हमेशा, उसी रेस्पेक्टिव स्टेट की बात करेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ एक तो 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए लोकसभा या विधानसभा में उस स्टेट में, ठीक है। साथ में और क्या होना चाहिए? तो और उसको कम से कम विधानसभा इलेक्शंस में कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए उसके पास। इस बात को अच्छे से समझना है भाई। तो एक पॉइंट हमने लिख लिया, फिर से हम इसको समझा देते हैं आपको। 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए या तो लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में उस रिस्पेक्टिव स्टेट में, और साथ में उस रिस्पेक्टिव स्टेट्स में मिनिमम 2 विधानसभा की सीट्स होनी चाहिए। अगर इतना है तो एक पार्टी को जो है क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। और कौन डिक्लेयर करेगा? तो आपका करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर उसके पास 6% वैलिड वोट्स हैं इन स्टेट,
इन विधानसभा इलेक्शंस। 6% उसने वैलिड वोट हासिल किए हैं विधानसभा के इलेक्शंस में, ठीक है, और साथ में उस स्टेट में एक उसकी लोकसभा सीट है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है थोड़ा याद करना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसका लेना पड़ेगा, ठीक। और जब भी हम बात कर रहे हैं स्टेट की तो हमेशा सेम स्टेट की बात करेंगे जिससे वो पार्टी है, ठीक है। तो 6% वैलिड वोट्स इन विधानसभा इलेक्शन होने चाहिए, साथ में एक लोकसभा की सीट होनी चाहिए। अगर इतना है तो उस पार्टी को एक क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, स्टेट पार्टी, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। थर्ड पॉइंट, 3% सीट्स 3% सीट्स इन लोकसभा उस स्टेट से या तो 3% सीट्स होना चाहिए और या फिर 3 सीट्स होना चाहिए। अच्छा, ये तो यार नेशनल का हो जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, लोकसभा में नहीं होगा। 3% सीट्स इन विधानसभा, हाँ अब ठीक है। 3% सीट्स इन विधानसभा और 3 सीट्स इन स्टेट असेंबली, ठीक है। विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज मोर, ठीक है। तो विच एवर इज मोर का मतलब है किसी किसी स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली छोटी है, ठीक है, तो उसमें जो है 3 मिनिमम सीट्स इसे जो है हासिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी में वैसे ऐसा है तो किसी में नहीं, ठीक है, फिर भी 3% सीट्स यार, ये सही है ना। 3% सीट्स इन विधानसभा और 3 सीट्स इन स्टेट असेंबली। एक सेकंड, इसको मैं देख लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही था। 1 सेकंड। 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो ये हमने आपको भेज भी दिया है, मिल गया हमें एक अच्छा सा फिगर, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपको एक स्टेट पार्टी बनना है तो 3% ऑफ टोटल सीट्स और 3 सीट्स, विच एवर इज मोर, हाँ ठीक है, ये ठीक है, विच एवर इज मोर, या तो 3% सीट हो या 3 सीट्स हो, जो भी ज्यादा है वो आपका जो है मान लिया जाएगा और इससे आपको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का तमगा दे दिया जाएगा, स्टेट अंडर स्टेट, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है आपका 25 सीट्स ऑफ लोकसभा,
सभा पे 1 सीट आप जीत जाओ। और फिफ्थ क्या है, अभी फोर्थ समझा रहे हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ की कहानी क्या है, ठीक है। 8% valid votes इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे ये सारे का ही मैंने आपको एक पीडीएफ फोटो भेज रखा है। चलो अब इसको जरा समझेंगे। 25 सीट्स पे एक सीट लोकसभा में मिल जाए, यानी अगर मान लो किसी स्टेट की 60 सीट्स हैं लोकसभा में, ठीक है, और अगर वो पार्टी मतलब 25 सीट पे एक सीट मिलनी चाहिए, यानी पहली 25 पे एक सीट होनी चाहिए उसके पास, दूसरी 25 पे भी एक सीट होनी चाहिए, और तीसरी 25 नहीं बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सीट उसकी अगर लोकसभा में निकल के आती हैं तो उस पार्टी को फिर क्या मिल जाएगा, आपका स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। भाई आपका किसके द्वारा, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये यहाँ पे बात कही गई है। और 8% वैलिड वोट्स मिल जाएं या तो लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उस रिस्पेक्टिव स्टेट में। साथ में 6% वैलिड वोट्स मिल जाएं लोकसभा या विधानसभा में, प्लस 2 सीटें मिल जाए विधानसभा में तो रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाएगी। 6% वैलिड वोट मिल जाए, एक लोकसभा की सीट मिल जाए, विधानसभा की 2 सीटें, लोकसभा की 1 सीट मिल जाए। 3% विधानसभा के सीट्स या 3 सीट्स जो भी ज्यादा हो वो मिल जाए। 25 सीट हर लोकसभा की 25 सीट पे एक सीट मिल जाए। 8% लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के वैलिड वोट्स में से मिल जाए। तो इन पांचों क्राइटेरिया पे उसको एक स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्टी की। तो नेशनल पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3 कंडीशन है नेशनल पार्टी मिलने के लिए। तो एक तो आपका जो है, सर ये सारी और कंडीशंस है ना, इसमें से कोई भी एक फुलफिल हो गई तो वो स्टेट हाँ पार्टी हो हाँ गई। हाँ, मतलब एक फुलफिल हो जानी चाहिए, किसी में से एक फुलफिल हो जानी चाहिए तो मिल जाएगा आपको स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन है इसमें नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। इन मिनिमम 4 स्टेट्स। इन मिनिमम 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में आपके पास जो है 6% वैलिड वोट आपको लोकसभा के इलेक्शन में मिल जाएंगे तो आपको एक नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 4 स्टेट से कम नहीं होना चाहिए, या 4 सीट्स ऑफ लोकसभा। अब ये 4 सीट चाहे एक स्टेट में मिल जाए या एक स्टेट से ज्यादा में मिल जाए, ठीक है, तो 4 सीट मिल जाए मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाओगे आप, एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाओगे। साथ में 2% सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स। 2% सीट्स मिल जाए कम से कम 3 स्टेटों में। अगर ऐसा होता है तो जो है 2% सीट मिल जाए किसी भी 3 स्टेट्स में, यानी जो 2% सीट्स मिली हैं टोटल लोकसभा का, लोकसभा की बात होगी यहाँ पे, सिर्फ लोकसभा की बात होगी। विधानसभा की नेशनल रिकॉग्निशन में बात होगी ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को हम। ध्यान रखेंगे इसमें हम कि विधानसभा की नेशनल रिकॉग्निशन में बात नहीं होगी,
नेशनल रिकॉग्निशन में बात होगी सिर्फ लोकसभा की, तो लोकसभा की या तो 6% वैलिड वोट्स मिल जाएं लोकसभा इलेक्शंस में मिनिमम 4 स्टेट से, या 4 सीटें मिल जाएं एक स्टेट से या एक से ज़्यादा स्टेट से, या 2% सीट्स मिल जाए मिनिमम 3 स्टेट से। 2% सीटें 543 की कितनी होंगी? दो परसेंट आपकी हो जाएंगी कितनी? 5, 543 है तो लगभग 11 सीट्स हो जाएंगी। सर ये रीड से मत लिखा करो। अच्छा अच्छा ओके। सॉरी। चलो ठीक है, तो 11 सीट्स आपको मिल जाएंगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड या नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, जल्दी से बताओ। नो सर। चलो, तो अब बताओ कितनी नेशनल पार्टी है इंडिया में? नेशनल पार्टी नहीं पता तुम लोगों को? सर सर 8 छः है हैं। सर। 6 हैं 8 हैं? 6 हैं सर। 6 है सर। कौन कौन सी बताओ? सर बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम। कांग्रेस, बीएसपी है सर क्या? एनपी बीएसपी है, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। और कौन सी है? सर आम आदमी पार्टी। हो गई? हाँ जी सर। ये तो हो गई आपकी नेशनल पार्टी, सही बात है। तो टीएमसी नहीं है क्या? अच्छा हाँ, है तो टीएमसी भी। फिर सीपीआईएम निकल गई है क्या? सर सीपीआई और टीएमसी को हटा दिया था सर 2020। सीपीआई और टीएमसी को। सीपीआई और टीएमसी को हटाया है ना? सीपीआई और टीएमसी को हटा दिया है, सही बात है, करेक्ट। तो चलो भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं अभी। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं और बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी हैं इंडिया में। अच्छा, जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी और जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी, इनको जो सिंबल दिए जाएंगे वो इनके रिजर्व्ड होंगे, फ्लोट नहीं करेंगे इलेक्शन टू इलेक्शन, रिजर्व्ड सिंबल होंगे। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है उनको फ्लोटिंग सिंबल मिलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को भाई? और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी लगभग 16 नंबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना? और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी तो लगभग 700 के अबाउट है इंडिया में, 700 के अबाउट। ठीक है, तो जो सिंबल इनको दिए जाएंगे उनका जो है रिजर्वेशन होगा, और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के जो सिंबल होंगे
वो फ्लोटिंग सिंबल्स होंगे। फ्लोटिंग सिंबल्स का मतलब तो समझ ही रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, सिंबल से रिलेटेड केस कौन सॉल्व करेगा अगर कोई केस राइज होता है? Any issue related to symbol should be finalized by Election Commission of India, ठीक है। बट अगर हमें अपील करनी है तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनके जो है सिंबल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनलाइज करेगा, बट वी कैन अपील अगेंस्ट दिस सिंबल इशू, ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। समझ के इतनी बात को तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली पावर की। ये तो थी रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की पावर। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी पावर की। अच्छा हाँ, इलेक्शन टू बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड, है ना। इलेक्शन टू बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड, इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए भी पावर है आपको इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। किसी भी सीट पे अगर कोई भी जो है धोखाधड़ी, कोई भी ऐसा कुछ होता है, धांधली होती है या बूथ कैप्चरिंग, तो हम लिख सकते हैं और मैलाफाइड प्रैक्टिस, अगर किसी भी बूथ पे पाया जाएगा तो उसके इलेक्शंस को रद्द करने की जो पावर है, इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर elections of that booth null and void, null and void, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको, है ना, ठीक। चलो आगे क्या करना है, आगे आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक और चीज करता है और वो क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी लेके आया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम आचार संहिता। संहिता का मतलब ही होता है कानून, कोड का मतलब भी कानून होता है। तो आचार विचार सही रहे, मॉडल सही रहे कंडक्ट का, सभी का, वो कोड्स होते हैं, हर किसी को जो है बराबर बराबर क्या मिले, जो है आपका जो ग्राउंड है वो इक्वल ग्राउंड होना चाहिए, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया, ठीक है। इसका सबसे पहले 1960 में यूज किया गया था और
जो ऐसी चीज होती है कभी भी वो यूज हमेशा कहाँ की जाती है, केरल में, है ना। तो सबसे पहले इसका जो है यूज केरल में किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1960 में यूज इसका एज पायलट टाइप किया गया था। पायलट टाइप समझते हो गया, पायलट प्रोजेक्ट की तरह। फिर 1990 से ये लागू किया गया। ठीक है, ये 1960 में आपका केरला इलेक्शंस में किया गया था, विधानसभा के। 1990 से इसको जो है आपका कंप्लीटली भारत में लागू कर दिया गया, और 1990 से जो है हमेशा से जो है ये लगाया जाने लगा, ठीक है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, इसमें मॉडल मतलब ऐसे कुछ नियम होते हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले डिलिमिटेशन होता है ना। सबसे पहले डिलिमिटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद इलेक्टोरल रोल बनता है। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल हर इलेक्शन के बाद बनता है, याद रखिएगा। इलेक्टोरल रोल हर इलेक्शन के बाद प्रिपेयर किया जाता है। यानी पहले तो डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्टोरल रोल बनता है, यानी जो वोटर्स हैं उनको तैयार किया जाता है। फिर क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस होता है। अब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस जब हो जाता है, तो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस के बाद जो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका लग जाता है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले आपको पता है कि आपका एक चीज और हो जाती है, वो क्या हो जाती है, नॉमिनेशंस ऑफ, अच्छा नॉमिनेशंस बाद में होगा, पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। ओके, हाँ ठीक तो है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक जो है आपका अनाउंसमेंट होता है सभी पार्टीज के द्वारा अपने जो है नॉमिनेशंस का, और नॉमिनेशंस फाइल किए जाते हैं। सभी अपने नॉमिनेशंस फाइल करते हैं, और नॉमिनेशंस फाइल करने के बाद कैंपेन शुरू होता है। कैंपेन होने के बाद आपको बताइए फिर अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ जो हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है। कैंपेन शुड बी एंड बिफोर 48 hours ऑफ पोलिंग। पोलिंग के 48 घंटे पहले कैंपेन बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और कैंपेन एंड होने के बाद पोलिंग होती है। पोलिंग के बाद तो आपको बताइए क्या होता है आगे। तो ये होता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पहले तो सबसे पहला पॉइंट, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई स्टैट्यूटरी लॉ है? तो ये रूल्स मेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसमें हम याद रखेंगे नो स्टैट्यूटरी और सॉरी नो स्टैट्यूटरी और
कॉन्स्टिट्यूशनलिटी स्टेटस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है मिली हुई है, ना ही ये एक ऐसा नहीं ये आपका एक स्टैट्यूट है, ये एक कंसेंसस है, ये एक आपका रूल है, इसको कंसेंसस भी लिख सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए और माना जाता रहेगा, ठीक है, ये चीज है। ठीक, चलो अब दूसरी चीज, इसमें क्या क्या होता है तो ये भी हमें फोकस करना रहेगा। पहला पॉइंट कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कोई नई स्कीम, न्यू स्कीम और पॉलिसी कैनॉट बी अनाउंस्ड। अब इस न्यू स्कीम या न्यू पॉलिसी में क्या नहीं हो सकता, कोई भी आपकी जो है नई भर्ती निकालना है ना, वर्तमान सेंस की कोई भी नया रिक्रूटमेंट निकालना, या कोई भी जो है फाइनेंशियल हेल्प करना लोगों की, यानी गवर्नमेंट ये सब काम नहीं कर सकती कि किसी को फाइनेंशियल हेल्प का डिक्लेरेशन कर दे, या कोई रिक्रूटमेंट निकाल दे, या कोई इंस्टीट्यूट का बात रखा गया है, इंस्टीट्यूट कैंपेन में इंस्टीट्यूट फॉर्म करेंगे, रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। जो गवर्नमेंट में है वो ये नहीं कर सकता, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, साथ में है जो गवर्नमेंट में है, नो यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती आपके चुनाव प्रचार का, ठीक है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है आपकी कि 2007 से एक व्यवस्था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लगा दी है, और वो व्यवस्था क्या है कि आप तीन चीजें बतानी होंगी जब आप नॉमिनेशन फाइल करने में जा रहे हो। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ में मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड। और तीसरी चीज साथ क्या है, तीसरी चीज है आपकी कोई भी अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आप बताना पड़ेगा जो आपका कौन है, ये भी बात करना। तो बस नहीं बताएंगे आपको, ये वाली दोनों से समझ में आई होगी, आपको ध्यान में रखना इसको। और चलो अच्छा, ये मैं एक और चीज बता देता हूँ, चलो तो इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, नोट करके मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ, और से आपको याद रखना क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस कौन करता है, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस करता है प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए, या हम कहेंगे यूनियन के लिए।
विधानसभा के लिए। यहाँ पे ये कोई बात आने वाली है ये है delay of election is fixed by election commission of India। अच्छा यहाँ पे ये दोनों क्लियर करेंगे लेकिन on prior recommendation of election commission of India। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन पे ही इसलिए आप क्या करेंगे ये जो है क्लियर करेंगे इलेक्शन ठीक है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इलेक्शन अब देखो यहाँ पे हम आपको एक और चीज समझा देते हैं। इसको आप बोल सकते हो इलेक्शन मशीनरी। तो जो हमने आपको पहले बताया था कि मैं दोनों और मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन मशीनरी के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्शन मशीनरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको पता है कि एक तो इलेक्शन कमीशन होता है और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सीसीआई के नीचे आपको मिलेगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसको सीओओ बोलते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसको हम सीईओ नाम देते हैं। और ये जो सीईओ है इसके लेवल पे होता है, ये स्टेट या यूटी के लेवल पे होता है। इलेक्टोरल ऑफिसर के बाद अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका डीपीईओ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ये मोस्ट प्रोबेबली आपका डीपीईओ होता है। वो आपका डीएम बना दिया जाता है या कोई और ऑफिसर भी बना सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डीपीईओ के बाद आपका आता है जो है रिटर्निंग ऑफिसर जिसको आरओ बोला जाता है। और रिटर्निंग ऑफिसर का हमेशा कंफर्म है वो उस एरिया का सीओ कमांडिंग ऑफिसर होगा या एसपी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से ही बनाए जाते हैं आरओ। डीएम भी बन जाता है कभी कभी रिटर्निंग ऑफिसर, याद रखो ठीक है। तो उसको बोलते हैं आरओ। ये किस लेवल पे बनता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे बनता है। इनके बाद कौन जो है अपॉइंट होता है? तो इनके बाद जो है आपके अपॉइंट होते हैं। फिर आप अपॉइंट कर दो उसको पार्टीज के अपॉइंट होते हैं। अब क्या बोलते हैं उनको? पर्ची बांटते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो वो इन्हीं को जो है वो करते हैं। सर कैंडिडेट जो होते हैं वाले ये कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, वो बैठते नहीं, एजेंट्स। हाँ एजेंट्स। तो इलेक्शन एजेंट हाँ इलेक्शन एजेंट। सबसे नीचे इलेक्शन एजेंट आते हैं। इलेक्शन एजेंट के जो है पार्टीज ही अपना इलेक्शन एजेंट रखती हैं। इलेक्शन एजेंट सबसे नीचे होते हैं और इलेक्शन एजेंट्स जो होते हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। उनको आइडेंटिटी कार्ड को जो है लगा के रखना होता है। और साथ में जो वो पर्ची देते हैं किस चीज की, जो उसकी पर्ची देते हैं ना,
जो पर्ची देते हैं ना आपको, वो पूरी वाइट होनी चाहिए पीछे से, है ना, और नहीं आगे कोई सिंबल कुछ नहीं होना चाहिए, बस उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए और वोट होना चाहिए, एज वगैरह, फोटो वगैरह होना चाहिए। तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी एजेंट्स को ये परमिशन नहीं होती है क्योंकि वो जो है उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे जो है वो किसी तरह के प्रचार की कोई चीज यूज करें अपने साथ, है ना। जैसे कि इस बार शायद इस पे बवाल खड़ा हुआ था कि कोई कमल के फूल का आई थिंक कुछ क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही यूज किया था उसने किसी ने, है ना। तो इस बार इस पे बवाल उठा था, है ना। तो चलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। एक व्यक्ति और आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है आपका, ये जो है रिस्पॉन्सिबल, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है मेनली इलेक्टोरल रोल फॉर्मेशन की, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल of its assembly constituency। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी जो है इलेक्टोरल रोल जो है आपकी बनाने की, ठीक है। ये आपका ऑफिसर होता है जो इलेक्टोरल रोल फॉर्म करता है, इसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसको पूरी हेल्प दी जाती है, सारी ही पार्टीज इसको हेल्प करती हैं, ठीक है। इतनी बात आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सभी को। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो पता ही है आपको, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से पहले एक ऑफिसर और होगा और उस ऑफिसर को बोलेंगे हम रीजनल ऑफिसर, रीजनल इलेक्शन ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं, अच्छा इसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या रीजनल ऑफिसर इसी को बोलेंगे, हाँ ठीक है, इसी को हम रीजनल ऑफिसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रीजनल ऑफिसर या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिकमेंडेशन करेगा, नीचे से लगाना है, तो रिकमेंडेशन करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करेगा, ठीक है। और इसका अपॉइंटमेंट होगा। बाकी डीईओ हो या आरओ रिटर्निंग ऑफिसर हो, है ना, इन सबको जो है आपका कौन करने वाला है, डायरेक्टली आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करने वाला है। और साथ में ये जो होंगे आपके आरओ या डीईओ, ये आपके जो डीएम एसडीएम होते हैं यही होते हैं, आरओ डीआरओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ ये बताओ। सर वो चीफ इलेक्टोरल वाला दोबारा बताएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या रीजनल ऑफिसर ये जो होगा ये एक अपॉइंट होगा हर स्टेट या यूटी में, और इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके सर, चलो ये सारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कोई किसी को इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब बचा क्या क्या, हम लोगों ने कर लिया, डिलिमिटेशन भी समझ में आ गया, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, अब कुछ बचा है ऐसा खास?
सर ईवीएम मशीन के बारे में। ईवीएम मशीन के बारे में से पहले हम लोग जानेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज तक क्या क्या इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस और हमारी इस प्रक्रिया में क्या क्या सुधार आए हैं, इन रिफॉर्म्स की चर्चा करनी है हमें। और रिफॉर्म्स सजेस्ट कौन करता है? कमिटीज। तो बस चर्चा होगी कमिटीज पे। तो बस आपके लिए एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी कमेटी हैं वो आपको नाम याद रखने हैं उन कमेटी के कम से कम, है ना। सबसे पहले हम एक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते जाते हैं उनके नाम। तारकुंडे कमेटी की डेट क्या थी यार, ध्यान नहीं आ रही, एक सेकंड। Jayaprakash Tarkunde has been referred to as father of civil liberties movement in India. In chairman से वो भीम एंड तारकुंडे जेपी कमेटी और तारकुंडे कमेटी, अच्छा 1924। ओके, चलिए सबसे पहली कमेटी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है तारकुंडे कमेटी। तारकुंडे कमेटी आपकी 1974 में फॉर्म होती है। दूसरी कमेटी हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है दिनेश गोस्वामी कमेटी। अच्छा, दिनेश गोस्वामी कमेटी से पहले बोहरा कमेटी भी आई है इससे रिलेटेड, लेकिन दो ही की हमें रिकमेंडेशन समझनी है, तारकुंडे और दिनेश गोस्वामी की। बोहरा कमेटी 1990। थर्ड है आपकी दिनेश गोस्वामी कमेटी। अब उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये कमेटी किससे रिलेटेड है, बस इससे मतलब थोड़ा और भी पढ़ेंगे हम, ऐसा ही नहीं है इतने पे ही छोड़ देंगे। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998। ठीक है, अब देखो कुछ लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स। अच्छा, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट होती है विधि आयोग की, वो भी आपकी रिकमेंडेशंस अलग अलग सेक्टर्स में रिकमेंडेशंस देती है। और कुछ रिकमेंडेशन इलेक्टोरल जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है जाके प्रेसिडेंट के सामने, तो कुछ ये भी बताती है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी जो है कमिटीज ने अलग अलग जो है आपका रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। इसमें हम कुछ तारकुंडे कमेटी की बात कर लेते हैं। पहले तो तारकुंडे कमेटी की अगर हम बात करेंगे, तारकुंडे कमेटी ने एक सुझाव सुझाया था जो आपको याद रखना है, एक रिकमेंडेशन दी थी कि 21 ईयर से वोटिंग एज को कर दिया जाए 18 ईयर। वोटिंग एज को हटा दिया जाए, तारकुंडे कमेटी का कहना था। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं क्योंकि और भी रिकमेंडेशन लिखने होंगे सभी के। तारकुंडे कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो तारकुंडे कमेटी आपकी जेपी कमेटी भी बोलते हैं इसको।
जेपी कमेटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जयप्रकाश नारायण भी थे। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ी पर्सनालिटी रहे हैं, आपको पता होगा, बिहार से थे ये, और इन्होंने काफी जो है आपका क्या किया है, हाँ, इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। जेपी नारायण ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के पीछे पड़ गए थे ये। चलो, तारकुंडे कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आपके मेजर पर्सन थे वो थे वीएम तारकुंडे, और वीएम तारकुंडे को फादर ऑफ सिविल लिबर्टीज मूवमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट। और जयप्रकाश नारायण को सोशलिस्ट मूवमेंट का फादर कहा जाता है। जेपी नारायण को, ठीक है। तो तारकुंडे कमेटी की पहली रिकमेंडेशन आपने समझ ली कि 21 साल से घटा के 18 साल वोटिंग एज कर देनी चाहिए। और ये तो कर भी दिया गया है, आपको पता है, 61st अमेंडमेंट किया गया इसके लिए 1989 में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशंस थी कि जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शंस में, एक्सपेंडिचर करते हैं जो, उसकी पहले तो मैक्सिमम लिमिट सेट करनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। और दूसरा काम क्या किया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना कर रही है खर्चा, उसका क्या देगी, उसका रिकॉर्ड देगी, ठीक है। और तीसरा, एक कैंडिडेट को डिपॉजिट मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अच्छा, डिपॉजिट मनी इन्हीं का रिकमेंडेशन था, तो डिपॉजिट मनी भी समझ लो भाई। कहाँ पे लिखूं मैं डिपॉजिट मनी को, हाँ यहीं लिख देता हूं। तो डिपॉजिट मनी की बात समझ लेते हैं जरा। डिपॉजिट मनी, जो इन्होंने डिपॉजिट मनी का जो है दिया था, इसके आधार पे आपको पता है डिपॉजिट मनी है ना, सब बॉक्स अलग से बना देते हैं। डिपॉजिट मनी में पहला पॉइंट, ठीक है। और डिपॉजिट मनी आपका पीआरए एक्ट के थ्रू है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है 1951 वाले में, और इसी के अंदर डिपॉजिट मनी का कॉन्सेप्ट डाला गया है। अच्छा, डिपॉजिट मनी की अगर हम बात करेंगे तो डिपॉजिट मनी जो है आपका जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उसमें एक व्यक्ति का डिपॉजिट मनी 25,000 होना चाहिए, 25,000 होता है, ठीक है। ये जर्नल के लिए है, और लोकसभा में एससी व एसटी के लिए आपका डिपॉजिट मनी जस्ट इससे आधा हो जाता है, 12,000। एससी, अच्छा ये जर्नल और ओबीसी दोनों के लिए है, ये सिर्फ एससी एसटी के लिए है, याद रखेंगे। इसको हटा देते हैं, ओबीसी भी है इसमें ना, बैकवर्ड क्लास यानी बीसी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका ये तो हो गया लोकसभा के इलेक्शंस का। फिर विधानसभा के इलेक्शंस की कितनी सिक्योरिटी मनी है? विधानसभा के इलेक्शंस की सिक्योरिटी मनी है 11,000, इसके लिए जनरल और बीसी के लिए। वहीं पे 5,000 है इसके लिए एससी व एसटी के लिए, ठीक है।
ये सिक्योरिटी मनी है, ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाएगी अगर, बताओ जल्दी बताओ, अगर ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी अगर, चलो सिक्योरिटी मनी का हो गया, सिक्योरिटी मनी मतलब डिपॉजिट मनी हुई। बताओ भाई। सर कुछ परसेंट वोट का होता है शायद तक इसमें। हाँ बताओ क्या होता है, वही तो पूछ रहे हैं। अब बोलते हैं 1/6 टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 अगर नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, बोहरा कमेटी की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रिकमेंडेशन दी। पहली तो रिकमेंडेशन ये दी। दूसरी इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड पे, क्या बोलेंगे, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, हाँ जो भी है समझ तो रहे हो, आइडेंटिटी कार्ड पे फोटो होना चाहिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी बोहरा कमेटी ने। साथ में बस इतनी ही याद रखो, बस बहुत हो गई। दो ही याद रखनी है रिकमेंडेशंस बोहरा कमेटी की। बोहरा कमेटी की तो यार दिनेश गोस्वामी कमेटी की है, बोहरा कमेटी की हमें याद ही नहीं रखनी। ये दिनेश गोस्वामी कमेटी की है। सही करो भाई जो लिख रहे हो, इसे सही करना जरा, दिनेश गोस्वामी कमेटी की है ये। तब भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दिनेश गोस्वामी कमेटी की है ये रिकमेंडेशन। बोहरा कमेटी की हमें याद ही नहीं करनी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी और तारकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशंस याद रखनी है। ठीक, अच्छा, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा था बड़ा ही रोचक तथ्य इन्होंने बोला था कि लोकसभा एंड विधान सभा के इलेक्शंस का जो एक्सपेंडिचर, कैंपेन expenditure should be done by government, should be done by government only, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है आपका हो। और दूसरी रिकमेंडेशन इन्होंने ये दी थी कि अगर कोई भी 10,000 से ज़्यादा का कोई भी जो है 10,000 से ज़्यादा रुपए का अगर कोई भी क्या बोलेंगे उसको यार, पार्टी को फंड दे रहा है ना, अगर पार्टी को फंड दे रहा है तो शुड बी वही ड्राफ्ट और चेक इसके ही थ्रू देना पड़ेगा, देना चाहिए। ये प्रोविजन बनाओ। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने बोला कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो सरकार को करना चाहिए कैंपेनिंग का, और साथ में 10,000 रुपए से ज्यादा अगर पार्टी को कोई फंड दे तो उसको चेक और ड्राफ्ट से ही पार्टी को एक्सेप्ट करना है। ये रिकमेंडेशन दी गई किसके द्वारा, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के द्वारा। और एक कमेटी और थी जो हमने शायद इसमें नहीं लिखी, के संथानम कमेटी है ना, के संथानम कमेटी ने तो सारी जंजीरें ही तोड़ दी। और के संथानम कमेटी बोलती है कि अच्छा, ये के संथानम कमेटी ने,
के संथानम कमेटी ने बोला था कि कंटेस्टेंट्स के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एक किसी कमेटी ने, हमें उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उसने वोटर्स के लिए भी क्वालिफिकेशन रख दी है कि मिनिमम वोटर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। के संथानम कमेटी ने बोला था कंटेस्टेंट्स की भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक, चलो बस इतनी हमें कमेटीज के बारे में ध्यान चीजें रखनी है, तो एक बार हम बता देते हैं। बस इनके नाम याद रखने हैं, आपको ईयर याद नहीं रखनी है। ठीक है, पहली चीज तारकुंडे कमेटी, बोहरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और के संथानम कमेटी ऑल आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो बीएम तारकुंडे या तारकुंडे कमेटी में आप याद रखेंगे, इन्होंने 21 से 18 एज करने का बोला था, मैक्सिमम लिमिट सेट करने का बोला था, कैंडिडेट का डिपॉजिट मनी बोला था। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ईवीएम की रिकमेंडेशन दी और आइडेंटिटी कार्ड फोटो होने चाहिए इन पे, ये रिकमेंडेशन दी। इंद्रजीत गुप्ता ने जो है 10,000 पार्टी फंड चेक और ड्राफ्ट से आना चाहिए। कैंपेन का एक्सपेंडिचर लोकसभा या विधानसभा के जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। के संथानम ने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंटेस्टेंट्स की। बस इतनी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव पे, और जो है आपका रिलेटेड टू ईवीएम वगैरह। तो ईवीएम की अगर हम बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मेरी वॉइस वगैरह सही आ रही है अभी भाई, कोई दिक्कत Yes, नहीं? sir. चलो ठीक। इसको जो है आपका बनाया किसने था, तो एम.वी. हनीफा द्वारा इसका जो है आपका आविष्कार किया गया, इन्वेंशन किया गया। ईवीएम की अगर हम बात करेंगे तो 1980 में ईवीएम का फॉर्मेशन हुआ, और 1980 में ही मतलब इस 1980 में क्या कहें, 1980 में तो इन्होंने अपनी ये वोटिंग मशीन को जो है आपका वो कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उन्नीस सौ 1982 में फर्स्ट टाइम ईवीएम का यूज हुआ। अच्छा, कहाँ हुआ होगा? केरला। केरला में ईवीएम यूज्ड इन केरला। केरला में पहली बार ईवीएम का 1982 में प्रयोग किया गया, और ये भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह किया गया। एज अ पायलट प्रोजेक्ट, पायलट की तरह यहाँ पे किया गया। पायलट का मतलब होता है कुछ इस्तेमाल में कुछ जगह इस्तेमाल करके देखना, और अगर उसके जो है इम्पैक्ट सही लगता है तो उसको जो है वो कर देना, मतलब उसको लीगलाइज कर देना। ठीक है, अब 1988 में इसको उसमें डाल दिया गया, आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के थ्रू ईवीएम का यूज लीगलाइज कर दिया गया। ईवीएम का यूज 1988 में लीगलाइज कर दिया गया, और इसके बाद इसका यूज जो है किया जाने लगा हर जगह ही धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले इसका यूज किया गया राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में। इन तीनों स्टेट्स में इसका यूज 1988 में यहाँ पे हुआ है, 1998 में हुआ है ना, 1998 में यहाँ पे हुआ है। फिर 1999 में इसका यूज गोवा में हो गया, गोवा में इसका यूज किया गया। ठीक है,
और ईवीएम की ही अभी हम बात कर रहे हैं, ईवीएम की ही बात कर रहे हैं ना, तो ईवीएम को 14th लोकसभा में मई 2004 में यूज किया गया। इन जनरल इलेक्शंस 2004 में पहली बार 14वीं लोकसभा में इसका यूज किया गया। अ, 2004 में, है ना, ठीक। अब बात कर लेते हैं ईवीएम में जो है कितने आपके जो है कंटेस्टेंट एक ईवीएम में बना सकते हैं। कंटेस्टेंट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 16 कंटेस्टेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं कितने? 16। दूसरी बात, एक ईवीएम में मैक्सिमम कंटेस्टेंट 16। नहीं, देखो, नॉर्मली होंगे 16, नॉर्मली होंगे 16, मैक्सिमम होंगे 64। हाँ, नॉर्मली 16 होंगे, मैक्सिमम कंटेस्टेंट की बात करेंगे क्योंकि ये 4 यूनिट लगा दी जाती हैं एक साथ अगर कंटेस्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैक्सिमम कंटेस्टेंट होंगे 64। ठीक है, मैक्सिमम हो सकते हैं 64 और मिनिमम हो सकते हैं 16। मतलब मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, एक यूनिट जो होती है उसमें 16 कंटेस्टेंट आते हैं और एक ही ईवीएम मशीन में 4 यूनिट लगाई जा सकती है अलग अलग कंटेस्टेंट्स की। ठीक है, इतनी बात तो ईवीएम से आपको याद रखनी है। और एक ईवीएम में मैक्सिमम वोट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम वोट्स इन वन ईवीएम, मैक्सिमम वोट इन वन ईवीएम होंगे आपके 3840। ईवीएम के बारे में एक रोचक जानकारी आपको याद रखनी है। ईवीएम जो है आपकी, वो आज के टाइम पे कौन कौन यूज कर रहा है, कौन कौन सा देश यूज कर रहा है? भूटान, नेपाल, नामीबिया, फिजी और कीनिया। कितने जो है आपके देश जो है आपको ईवीएम को जो है यूज कर रहे हैं, है ना। और ईवीएम की अगर हम बात करेंगे तो बना कौन रहा है, तो एक तो ईवीएम बनाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है, फेल नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु बेस्ड आपका कंपनी है और इसकी हेल्प करता है ईवीएम को बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये दोनों ईवीएम्स को बनाते हैं। मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई गई होगी आपको। अच्छा, एक नोट पॉइंट करके और हमें पीछे लिखना था कहीं पे।
इसमें तो जगह नहीं है ना। यहाँ पे जगह है। आप लोगों को जाना तो नहीं है भाई? नो सर। थोड़े से पॉइंट और बचे। हाँ, थोड़े से पॉइंट और बचे हुए हैं। ठीक है, चलो नोट करके हम जान लेते हैं। देखो क्या है ना कि ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, इसलिए नोट करके इस पॉइंट को तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको लोकसभा एंड विधानसभा से 6 इयर्स का बैन दे दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमने अभी लिखा है, ध्यान रखना है इसको। चलो फिर से चलते हैं अपनी उस कहानी पर। कभी कभी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट याद आ जाते हैं। ये हम जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसमें भी होगा ये वाला पॉइंट जो अभी हमने लिखाया है। चलो, इतनी बात हो गई। इतनी बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ईवीएम की तो बात कर ही ली हमने। अब एक और मशीन की बात कर लेते हैं जिसको आप जानते ही हो, जिसका नाम है वीवीपैट। क्या फुल फॉर्म है वीवीपैट की? वोटर वेरीफाइड या वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक्चुअली में इसलिए यूज की गई थी कि जैसे कि कहा जाता है ना कि हम वोट कहीं डाल रहे हैं, वोट कहीं जा रहा है ना, तो उसके लिए वीवीपैट साइड में ही यूज की गई है कि जहां आप वोट डालोगे तो वोट आपका वहां पे जो है कैंडिडेट के साथ उसका साइन सिंबल बन के आएगा पार्टी का कि इसमें आपका वोट गया है, वो है वीवीपैट। ठीक है, और वीवीपैट का जो यूज किया गया था वो सबसे पहले, अच्छा, वीवीपैट के यूज को जो है 2011 में रिकमेंड किया गया था, और सबसे पहले जो है इसका यूज 2017 में किया गया है, 2017 में। फर्स्ट यूज 2017 में किया गया। और कहाँ कहाँ फर्स्ट यूज किया गया 2017 में? तो कुछ ही जगह पे किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, केरला। केरला में तो पहली हर चीज केरला में यूज कर ली जाती है, क्योंकि वहां के लोग ही ब्रिलियंट माने जाते हैं ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरला, मेघालय और भी बहुत जगह की गई थी यूज, तो इसमें टेंशन इतनी नहीं लेनी कहाँ कहाँ की गई है। ठीक है, फिर आपकी उसके बाद जो है पूरे ही इंडिया में इसको वीवीपैट को जो है कंपलसरी कर दिया गया। अब वीवीपैट भी यूज होती है, आपको पता होगा, ईवीएम के साथ साथ। चलिए, अब बात कर लेते हैं उस इंक की जो आपकी उंगली में लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं इंडेलिबल इंक। इंडेलिबली लिखा जाएगा, अमिट स्याही बोलते हैं इसे हिंदी में ना, इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक आपकी बनती कहाँ है? तो याद रखिएगा, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड में। इसको याद रखना जरूरी भी नहीं है, ठीक है।
बस ये याद रखना है ये करती कैसे काम है और सबसे पहले कहाँ पे जो है इसका यूज किया गया था, ठीक है। तो अच्छा ये काम कैसे करती है, इसमें एक्चुअली में सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, और AgNO3 जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, वो जब रिएक्शन जब आपकी उस पे लगता है तो स्किन पे, तो स्किन पे प्रेजेंट सॉल्ट यानी NaCl से रिएक्शन कर लेता है। NaCl से जब ये रिएक्शन करता है तो ये जो है आपका सिल्वर क्लोराइड बन जाता है यानी AgCl बन जाता है ना। और AgCl आपकी जो है उससे स्किन से रिमूव ही नहीं होता है जल्दी, ठीक है। AgCl आपका फिक्स हो जाता है आपकी स्किन पे, वो धीरे ही धीरे हटता है, वो एकदम हटा ही नहीं सकते आप, किसी भी चीज से AgCl नहीं हटा सकते, है ना। तो AgCl जब आपका हाथ पे लग जाता है, उंगली पे आ जाता है, तो जो है आपका ये रिएक्शन, अगर आप तुरंत उंगली को अगर किसी से वॉश मतलब ऐसे हटा दो, कपड़े से लगा के ही हटा दो, तो वो तुरंत हट जाएगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी देर लगा रहा तो फिर वो रिएक्शन करके AgCl बन जाएगा, और AgCl अगर बन जाएगा तो जो है ये नहीं हटता है, फिर एक अमिट पॉइंट बन जाता है वहां पे, ठीक है। 1962 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, फिर बाद में जो है आपका प्रयोग किया जाने लगा लगातार। तो ये रही कहानी किसकी, इंडेलिबल इंक की। तो हमने वीवीपैट कर लिया, EVM कर लिया, इंडेलिबल इंक कर लिया, और कुछ बचा भाई, सारा हो गया। हमने आपको वो तो पहले ही बता रखा है, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं आई थिंक, है ना। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बचा है नोटा, नोटा बचा है, और कुछ बचा है? सर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बचे हैं, और कुछ बचा है? चलो अब इतना ही करेंगे आज, जो भी कल छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं वो कल ही करेंगे। अब हो गया, अब मेरा सर भी दुखने लगा। इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो भाई। कल दो चार पॉइंट बचे हैं, जैसे नोटा हो गया, एग्जिट पोल हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गए, और कुछ बचा है? बस इतना ही, दो चार पॉइंट और बचे हैं, 20-25 मिनट, 20 मिनट का और डिस्कशन बचा है बस। इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे हम लोग 10-15 मिनट का डिस्कशन करने के बाद। अब हम आगे तो और कुछ नहीं बढ़ा सकते, 3 टॉपिक बचे हैं, कल ध्यान लगवा देना, नोटा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और एग्जिट पोल। वैसे तो एग्जिट पोल तो आपको कहानी पता ही होगी। चलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। सर ये डिपॉजिट मनी में जो इसका 1/6 है, ये स्टेट का होता है ना सर? स्टेट का होता है 1/6 मतलब नहीं, टोटल वैलिड वोट्स का। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लो 100 वैलिड वोट्स थे जहां से आप खड़े हुए थे, तो 100 वैलिड वोट्स थे, और 100 वैलिड वोट्स में अगर आपको 1/6 हो जाएगा, 100 का कितना 120 रख लो तो आसान हो जाएगा। 1/6 120 का 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60, नहीं 72, 72 वोट्स नहीं मिले, है कुछ ऐसा ही। कितना आएगा 1/6? 20 सर, 20 हाँ करेक्ट। 20 वोट्स अगर नहीं मिले, मेरा तो काम ही करना दिमाग बंद कर दिया एकदम से। 20 वोट अगर नहीं मिले भाई, तो ये आपको रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ये रुपए आपके चले गए भाई।